हेलो एंड वेलकम बैक। सो लास्ट सेशन जो हमारा सिक्स सेशन था उसमें हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे। अराउंड 12 क्वेश्चन किए थे। उसके आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है। पीआईक्यूज के ऐसे सेशन आते रहेंगे, देयर इज नो नीड टू वरी। सो लेट्स स्टार्ट और आप जारी रखें पढ़ाई, ठीक है। अभी मतलब इट्स लाइक कि 2 और 3 मंथ्स है, तो आप प्रॉपर एकदम 2 मंथ्स है ना, मई और जून, लाइक 2 मंथ्स भी नहीं कहेंगे, 1 मंथ कहेंगे, मोस्टली रह गया। सो इट्स लाइक डू एवरीथिंग फॉर दिस पार्ट एंड ऑल्सो पेपर 1, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन जो हमारा 13th क्वेश्चन नंबर है वो क्या है? वो हमारा क्वेश्चन है, कहाँ गया, ये रहा। वो हमारा प्राइमरी क्लैरिफायर से है कि प्राइमरी क्लैरिफायर जो होता है इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में इज़ बेसिकली डिजाइन टू रिमूव, ठीक है। तो आप देखो, जैसे कि एक टॉपिक लिया ना अपना, इस तरह के टॉपिक्स जो लिए उन्होंने, तो उन्होंने क्या किया है इस टॉपिक में। आप देखो, इस टॉपिक से एक और क्वेश्चन आ चुका है इस तरह के टॉपिक से, ठीक है। तो ऐसा होता है इसी नेट का, आप देखना कि वो जैसे एक टॉपिक मोस्टली सेशन पूछते हैं तो नेक्स्ट टॉपिक उस सेशन में नहीं पूछते हैं, और उसी टॉपिक से तो कभी कभी 2-3 क्वेश्चन पूछ देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान देने की बात है। तो अभी हमने ट्रीटमेंट प्लांट से रिलेटेड क्वेश्चन पहले किया था, ठीक है। 13 आई थिंक 11th या 10th क्वेश्चन जो था, ठीक है। सो लेट्स डू दिस ऑल्सो, ठीक है। तो हमारा इसका है कि जो प्राइमरी क्लैरिफायर जो होता है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में, उसका मेन काम क्या है, ठीक है, जो कि प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक्स में होता है। तो उसका क्या कि डिजॉल्व गैस को हटाने के लिए, कोलोइडल पार्टिकल्स के लिए, हेवी एंड लार्ज मटेरियल जो सेटलेबल सॉलिड्स हैं उसके लिए, कि डिजॉल्व ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के लिए, किसके लिए, तो इसका सही आंसर हेवी एंड लार्ज मटेरियल्स के लिए। जो हमारा प्राइमरी क्लैरिफायर होता है वो पहला मतलब बायोलॉजिकल या फिजिकल ट्रीटमेंट स्टेप होता है। स्क्रीनिंग है, जैसे स्क्रीनिंग हो गया, ठीक है। स्क्रीनिंग में हमने हटा दिया जो भी प्लास्टिक वाला चीज़ गया था, फिर ग्रीट में जो भी ये ग्रेवल ये सब था, सब कुछ वो हट गया। उसके बाद अब यहाँ पे आएगा, ठीक है। यहाँ पर बायोलॉजिकल या फिजिकल जो भी चीज़ें हैं अब वहाँ पे हटेंगी प्राइमरी क्लैरिफायर में। ये हमारा प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक होता है, ठीक है। यहाँ पे ये हमारा प्राइमरी ये फिक्स, यहाँ पे क्या करते हैं, जो हेवी डेंस सस्पेंडेड सॉलिड फॉर्म है उसको सेटल होने देते हैं कि भाई सेटल हो जाओ नीचे, ठीक है, एज ए प्राइमरी स्लज। और जो ऊपर का फ्लोटिंग मटेरियल है जैसे स्कम हो गया, ग्रीस हो गया, उसको ऊपर आने देते हैं, ठीक है। तो उसको फिर हम स्कीम कर लेंगे। तो प्राइमरी जो ट्रीटमेंट है हमारा लगभग वो 50 to 70% जो सस्पेंडेड सॉलिड्स होते हैं उनको निकाल देता है, और 25 to 40% रिडक्शन हो जाता है पीओडी में। और जो हेवी लार्ज होते हैं वो तो नीचे सेटल ही कर जाते हैं, ठीक है। मतलब ये पूरी तरह से इफेक्टिवली हर चीज़ को जैसे डिजॉल्व ऑर्गेनिक मैटर्स है, ठीक है, तो उनको नहीं रिमूव करते, जैसे न्यूट्रिएंट्स हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस। अब जो डिजॉल्व नहीं, उनको नहीं, जो डिजॉल्व नहीं है, ठीक है, उनको करता है, ठीक है। तो कोलाइडल जो पार्टिकल्स होते हैं, पैथोजेंस होते हैं, फाइन सस्पेंडेड सॉलिड, वो सब उसमें रह जाते हैं, ठीक है। और ये जो रिटेंशन टाइम होता है सेडिमेंटेशन टैंक में लगभग 1.5-2 घंटे का, 2.5 घंटे का होता है, ठीक है। और जो सेटल्ड जो नीचे स्लज बन जाता है उसको स्लज डाइजेस्टर में पम्प कर देते हैं, ठीक है। और जब ये यहाँ पे हो जाता है, ठीक है, कहाँ पे, ट्रीटमेंट प्लांट में, जब प्राइमरी क्लेरिफायर में जब यहाँ पे सब मामला खत्म हो जाता है तो उनको सेकेंडिकल बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट को, ठीक है, ट्रीटमेंट के लिए भेज देते हैं, जहाँ पे एक्टिवेटेड स्लज होता है, चाहे टिकलिंग फैक्टर ये सब होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, ध्यान रखना, जो भी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट होता है सबसे पहले स्क्रीनिंग होती है, ठीक है। स्क्रीनिंग होती है, यहाँ पे स्क्रीन से बाहर स्क्रीन से निकालना है, तो स्क्रीनिंग में सबसे पहले स्क्रीनिंग होती है, फर्स्ट स्टेप स्क्रीनिंग में काम क्या है कि जो भी ग्रॉस सॉलिड्स जैसे रैक्स और प्लास्टिक उनको निकाल दिए। सेकंड हमारा क्या होता है, ग्रिट चैम्बर में जाता है, ठीक है, ग्रिट चैम्बर, ये सेकंड स्टेप आता है हमारा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में। ग्रिट चैम्बर में क्या है कि जो भी ग्रिट है, सैंड है, ग्रेवल्स है, ठीक है, उसको हटा देते हैं। ये होगी, इसको बोलते हैं प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट, कि मेन ट्रीटमेंट से पहले। उसके बाद जाता है जहाँ पे ये सवाल पूछा है, प्राइमरी क्लैरिफायर में, ये है हमारा प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी सेटलेबल सॉलिड्स हैं, ठीक है, उनको लगभग हटा देगा, ठीक है, ओके। उसके बाद अपना एरेशन टैंक हो गया, ठीक है, आगे ये सब जाते रहेंगे, ओके। तो ये सब नेक्स्ट फिर सेकेंडरी ट्रीटमेंट होगा, जहाँ पे बायोलॉजिकल चीज़ें जो भी हमने बात किया ना, कि यहाँ पे एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस, टिकलिंग फिल्टर, ये सब के थ्रू बाकी चीज़ें हटाई जाती हैं। और जो भी सेटलिंग वाला चीज़ है ना,
वो किससे गवर्न होता है? तो हमने प्रीवियस टू प्रीवियस सेशन में पढ़ा था स्टोक्स लॉ के क्वेश्चन देखे थे। स्टोक्स लॉ पे क्वेश्चन आता है, तो स्टोक्स लॉ ही है, ठीक है, स्टोक्स लॉ, ठीक है, ये स्पेलिंग है। आप उसको अगर वो सेशन नहीं देखे हो तो इसको गूगल कर लेना, स्टोक्स लॉ। तो ये इस पे इसी जो स्टोक्स लॉ पे गवर्न करता है सेडिमेंटेशन, ठीक है, जो क्लैरिफायर्स होते हैं उसमें इसी लॉ पे करता है, ठीक है, कि सेटलिंग। तो इसमें क्या होता है, तो इसमें सिंपल सा होता है कि सेटलिंग जो वेलोसिटी है वो प्रोपोर्शनल होता है टू डी स्क्वायर, ठीक है। डी क्या है? तो पार्टिकल का डायमीटर, ठीक है, तो प्रोपोर्शनल है, मतलब जितना बड़ा पार्टिकल उतना तेजी से वो सेटल करेगा, ठीक है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है विस्कोसिटी से, ठीक है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है, ओके। तो चलते हैं नेक्स्ट। तो ये सब बेसिक्स हैं कुछ, ठीक है, वो दिए हुए हैं, जैसे वेलोसिटी रिडक्शन की बात की गई है, स्टोक्स लॉ का जो उन्होंने बात किया वो सब है, इफिशियंसी की बात की गई है, ठीक है। तो 50 to 70% सॉलिड सस्पेंडेड पार्टिकल्स को हटा देता है, ठीक है। 25 to 40% जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड उसके कारण वो रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आगे के स्टेज में थोड़ा आराम हो जाता है, ठीक है। तो ये है प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट होता है कि जो कि लार्ज सॉलिड्स जो होते हैं, जैसे स्क्रीनिंग होता है, ठीक है, कम्युनिकेशन होता है, ग्रिड रिमूवल होता है, फ्लो इक्वलाइजेशन होता है। फिर प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है जहाँ पे जो सेटेबल सॉलिड्स हैं, ठीक है, वहाँ पे हो जाता है, जैसे कि हमने जो बात की ना अभी, ठीक है, हमने जो अभी बात की ना प्राइमरी क्लैरिफायर्स की, तो वो सब यहाँ पे होते हैं। स्कीमिंग हो गया, स्कम रिवॉल्व हो गया। फिर सेकेंडरी में जाके जहाँ पे बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट हो, जहाँ पे एक्टिवेटेड स्लज होते हैं, ट्रिकलिंग फिल्टर हो सकता है, MBR हो सकता है, ठीक है। सेकेंडरी क्लैरिफिकेशन फिर से हो सकता है, ठीक है। उसके बाद फिर टर्सरी एडवांस ट्रीटमेंट होता है, जहाँ पे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, सस्पेंडेड सॉलिड्स पैथोजेंस हैं, उनको फिल्ट्रेशन या न्यूट्रिएंट रिमूवल उसके थ्रू हम करते हैं, या फिर डिसइंफेक्ट भी करते हैं UV या ओजोन से, ठीक है। उसके आगे फिर और भी उसको डिसइंफेक्ट करना है तो क्लोरीन UV रेडिएशन से और कर सकते हैं ओजोन से, ठीक है। उसके बाद में फिर उसको इन्वायरमेंट में रीयूज के लिए भेज देते हैं, ठीक है, सरफेस वाटर रिचार्ज के लिए, इरिगेशन के लिए, ठीक है। और कई बार तो इनडायरेक्ट डायरेक्ट पोर्टेबल रीयूज, मतलब और ज़्यादा अच्छे से साफ़ कर लिए तो उसको पीने लायक भी उसको बना के करते हैं। और जो स्लज में होता है ना, स्लज में जो बच जाता है उसका क्या होता है, तो वेस्ट जो एक्टिवेटेड स्लज में तो उसको सेकेंडरी क्लैरिफाई, वहाँ से इस स्लज को क्या करते हैं, फिर एनारोबिकली डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, सेंट्रीफ्यूग होता है, उस एनारोबिक डाइजेस्ट करते हैं, तो कुछ इसमें से मीथेन ये सब निकल उसको ट्रैप कर लिया। उसके बाद जो बच गया उसको डीवाटरिंग करते हैं सेंट्रीफ्यूग में, फिल्टर में, फिर बायोसॉलिड्स बनता है, ठीक है। बायोसॉलिड मतलब खाद बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे कंपोस्ट ये सब बनते हैं, या फिर लैंडफिल के लिए भी अगर ज़रूरी है तो वहाँ भी कर दिए। तो ये सब प्रोसेस है इसके। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सॉल्यूशन केमिस्ट्री से, कि सॉल्युबिलिटी ऑफ NaCl जो सोडियम क्लोराइड है इन वाटर, ठीक है, वो, ठीक है, व्हाट इज 10 ml पर लीटर, ठीक है। द कंसनट्रेशन ऑफ Na, ठीक है, क्या सोडियम इन वाटर, तो सोडियम का कंसनट्रेशन वाटर में कितना होगा, तो इसने ये पूछा है, ठीक है। तो इसमें हमें क्या है, ये जो इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएशन है उसका ये सवाल है, ठीक है। तो इसमें सिंपल सा है कि ये जो सोडियम है वो डिसोसिएट कैसे करते हैं, Na प्लस होता है प्लस Cl माइनस होता है। तो ये किस रेशियो में करते हैं, 1:1 के रेशियो में ये करते हैं डिसोसिएट, ठीक है। 1:1 के रेशियो में ये डिसोसिएट करते हैं, 1:1 के रेशियो में। तो मतलब इसका कहने का मतलब क्या, 1:1 कि ये एवरी मोल, जो 1 मोल ऑफ NaCl अगर लिए हैं सपोज, ठीक है, 1 मोल ऑफ NaCl है, ठीक है, 1 मोल ऑफ NaCl है, तो 1 मोल ऑफ NaCl है, तो उसमें, ठीक है, तो उसमें जो वो डिसोसिएट होंगे 1 मोल, तो एग्जैक्टली 1 मोल ऑफ NaCl में एग्जैक्टली जब डिजॉल्व होंगे तो एग्जैक्टली 1 मोल ऑफ Na मतलब सोडियम और 1 मोल ऑफ क्लोरीन, ठीक है, उस प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तो यानी कि 1:1 रेशियो होता है, ठीक है। तो इसमें हमारा जो होगा, तो फिर इसमें पूछा है कि कंसनट्रेशन कितना होगा, ठीक है। अगर सॉल्युबिलिटी NaCl का इतना है तो सोडियम का कंसनट्रेशन कितना होगा, तो इतना ही होगा, ठीक है। तो सही आंसर है ये, ठीक है। अब इसको कंपेयर कर लेते हैं, सपोज एक और दूसरा एग्जांपल लेते हैं CaCl2 से, कैल्शियम क्लोराइड से, ठीक है। तो कैल्शियम क्लोराइड में क्या है, ठीक है, तो इसमें कैल्शियम तो एक है ना, 2+, लेकिन इसमें 2Cl है ना। तो अगर इसको भी हम सेम सिस्टम से सॉल्व करें, कि हाँ भाई, तो अब क्या है कि 1 मोल ऑफ CaCl2 में
ठीक है। 1 मोल ऑफ Cl2 जो डिसोसिएट होता है, तो उसमें तो जो कैल्शियम है वो तो एक ही है, बट जो हमारा क्लोरीन है वो 2 है ना। क्लोरीन हमारा 2 है, ठीक है। तो इसके यहाँ पे वो चीज़ नहीं होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो Ca तो हो गया 0.1 m, और लेकिन यहाँ पे क्या क्लोरीन क्या जाएगा 0.2 m, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ नहीं होगा। ओके, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ठीक है, 10/2, 10⁻⁻1/2, ठीक है। तो ये आ जाएगा यहाँ पर आंसर। तो इसी कारण से ये भी देखना है हमें कि उनकी जो रेशियो है, उनकी कितना मोल, ठीक है, यूज हुआ है अलग अलग बनाने में, ठीक है। तो वहाँ से ये रेशियो इस तरह से आएगा। तो ये थोड़ा सा है। और यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएशन का, ठीक है, और भी ज़्यादा दिए हुए हैं डिटेल में, ठीक है। तो जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो तो कम्प्लीटली डिसोसिएट होते हैं, जैसे NaCl है, KNO3 HCl है, ठीक है। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं तो पार्शियल ठीक है, डिसोसिएट होते हैं। और जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो तो डिसोसिएट होते नहीं, जैसे ग्लूकोज है, इथेनॉल है, यूरिया है, तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट हमारा रिवर हाइड्रोलिक्स से क्वेश्चन है, ठीक है। रिवर हाइड्रोलिक्स का क्वेश्चन क्या है कि इन ए रिवर विद ए सिमेट्रिक चैनल है, वेयर इज द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ वाटर फ्लो फाउंड। तो मैक्सिमम वेलोसिटी वाटर फ्लो का कहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। तो सिंपल सा है, जो रिवर की प्रोफाइलिंग होती है, ठीक है। तो जैसे कि आप अगर ऊपर से टच करो कभी जाना नदी में, तो आपको लगेगा कि पानी धीरे जा रहा है, लेकिन उसके अंदर की स्पीड ज़्यादा होती है, ठीक है। उसके अंदर की स्पीड ज़्यादा होती है। तो पूछा है कि सरफेस पे होगा, बॉटम पे होगा, बॉर्डर पे होगा, कि एट 0.7 ऑफ डेप्थ, मतलब कि अगर 10 मीटर का गहरा है नदी तो 7 मीटर पे सबसे ज़्यादा स्पीड होगा। तो बॉटम पे तो देखो, बॉटम पे क्या है कि मिट्टी ये है, तो इस पर तो भाई फ्रिक्शन ज़्यादा है ना, तो यहाँ तो होगा नहीं। बॉर्डर पे भी ये मिट्टी है, ये सब इसमें वाटर रगड़ाते हुए जाते हैं, यहाँ पे तो होगा नहीं। तो अब बचा 2 ऑप्शन है, या तो सरफेस पे हो सकता है या फिर ये, ठीक है। तो ये सिंपल सी सवाल बताया है कि या तो यहाँ पे हो सकता है या फिर यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। ये हम क्रॉस सेक्शन लिए है नदी का, ठीक है। ये चीज़ समझने वाली बात है कि नदी ऐसे है, बह रही है, ठीक है, ये डायरेक्शन है नदी का, तो ये हमने क्रॉस सेक्शन लिया, ठीक है। तो 2 तो गलत हो गए, तो इसमें तो सरफेस होगा या फिर 0.7 पे होगा, ठीक है। तो वहाँ तो फ्रिक्शन होने के कारण तो होगा नहीं, ठीक है। तो कई बार हमें लगता है कि सरफेस पे होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो वो रिवर की सबसे ज़्यादा स्पीड कहाँ होती है, वो होती है सरफेस के नीचे, ठीक है। लगभग ऊपर से 0.7 जितना भी डेप्थ होगा, जैसे वो 10 मीटर है तो 7 मीटर पे, नीचे से 0.3 इसके आसपास होती है, ठीक है। क्योंकि सरफेस पे क्या होता है ना, सरफेस पे टेंशन होता है, विंड ड्रैग होता है, तो वो क्या करता है, वेलोसिटी को कई बार रिड्यूस भी करता है। सपोज नदी इस तरह बह रही है और हवा इस तरह बह रहा है, तो हो गया तो स्लो, ठीक है। तो वो वहाँ पे नहीं आ पाता, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा स्पीड 0.7, ठीक है, ऑफ द डेप्थ। तो सही आंसर हमारा ये होगा, ठीक है। तो ये रिवर हाइड्रोलिक्स के केस में ऐसा होता है, ठीक है। तो फिर यही चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन की हुई है, आप देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे और भी रिवर हाइड्रोलिक्स और हाइड्रोलॉजी के बारे में है थोड़ी बहुत चीज़ें, जैसे कि कंटिन्यूटी का इक्वेशन है, एनर्जी कैसे कैसे होता है, ठीक है। टाइप फ्लो कैसे होता है, स्टेडी होता है, यूनिफॉर्म होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है, लैमिनार होता है, टर्बुलेंट होता है, ये सब फ्लो, ये सब सवाल आया हुआ है, ठीक है। फिर प्रेसिपिटेशन होता है, ठीक है, जो अपना हाइड्रो रन ऑफ होता है, इन्फिल्ट्रेशन होता है, फिर हाइड्रोग्राफ होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। चलते हैं आगे फिर वही जोनेशन की बात की गई। तो यहाँ पे आप खुद देख लो, यहाँ पे तो फ्रिक्शन होगा ना, यहाँ स्पीड होगी, यहाँ भी फ्रिक्शन होगा, नहीं होगा, ठीक है। यहाँ ऊपर कभी कभी अगर नदी ऐसे बह रही है, हवा ऐसे चल रहा है, ठीक है, तो उधर ड्रैग हो गया तो सबसे ज़्यादा, ठीक है। जैसे ये हो गया, ये 0.7 हो गया, ठीक है, ऊपर से, और नीचे से 0.3 जो भी डेप्थ होगा उसका, ठीक है। तो ये सब है। और ये पावर लॉ है, ठीक है, कि जो मीन वेलोसिटी एट डेप्थ g डिवाइडेड बाई मैक्सिमम वेलोसिटी एट सरफेस, ठीक है, इक्वल्स टू, ठीक है, z/h जो अपना टोटल डेप्थ है, और उसका टू द पावर 1/n, ठीक है। n हमारा एक्सपोनेंट है जो सेफ फैक्टर होगा। तो ये तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये अभी उतना पूछता नहीं है, लेकिन क्या पता भाई पूछ दे, लेकिन आई डोंट थिंक सो, ठीक है।
तो इस पर बेसिक कुछ न्यूमेरिकल्स है जो हम करेंगे, जब न्यूमेरिकल्स करेंगे ना एक वीडियो में पूरा न्यूमेरिकल्स ही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इन्वायरमेंटल स्टैटिस्टिक्स है। यहाँ पे पूछा कि रेसिप्रोकल ऑफ अर्थमेटिक मीन ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस रेफर टू, कि रेसिप्रोकल है अर्थमेटिक मीन का ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन, तो उसका मतलब, तो पूछा कि उसका रेफर्स टू, उसका मतलब क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले जानना है कि ऑप्शंस में क्या क्या दिया है। तो सबसे पहले वेटेड मीन दिया है, तो वो तो क्या करता है डिफरेंट वेट, ठीक है, असाइन करता है डिफरेंट ऑब्जर्वेशन को, तो ये तो रेसिप्रोकल वेस्ट तो है ही नहीं, तो वेटेड मीन तो होगा ही नहीं। ठीक है, फिर हमारा जियोमेट्रिक मीन। ठीक है, तो जियोमेट्रिक मीन तो nth रूट ऑफ जो प्रोडक्ट है ऑब्जर्वेशन है उसके बारे में बात करता है, तो ये तो नहीं होगा। फिर मीडियन मीन है, तो मीडियन वैल्यू को पहले लिखते हैं और फिर उसका मीन निकालते हैं, तो यहाँ भी रेसिप्रोकल नहीं होता है। ठीक है, जो हार्मोनिक मीन होता है, ठीक है, तो वहाँ पे रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, हार्मोनिक मीन में ही रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, क्योंकि वहीं पे हम रेसिप्रोकल निकालते हैं। ओके, तो वहाँ पे ये चीज़ होता है। ठीक है, तो रेसिप्रोकल ऑफ अर्थमेटिक मीन होता है। ठीक है, तो वहाँ पे हम जैसे कि सपोज एग्जांपल ले लें, ठीक है, कि क्योंकि ऑब्जर्वेशंस क्या करना है, तो ऑब्जर्वेशंस लेते हैं। सपोज एक ऑब्जर्वेशन x1 x2 x3 डॉट 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 xn, ये एक ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, 1/x1 1/x2 1/x3 डॉट 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 1/xn। ठीक है, तो हम रेसिप्रोकल, अब इनका हम अर्थमेटिक मीन निकालेंगे, तो क्या कर देंगे डिवाइडेड बाई n, जो भी जितने भी टर्म्स है n, तो ये आ गया हमारा क्या, ठीक है, रेसिप्रोकल। ठीक है, अब इसको हमको हार्मोनिक मीन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो अब इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, ये जो हमने निकाला है अर्थमेटिक मीन, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो इसको मिटाते हैं। ठीक है, तो रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा 1 ये, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा n/, ठीक है, 1/x1 प्लस 1/x2 प्लस डॉट 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 1/xn x⁴n, तो ये हो गया, ये हमारा है। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा हार्मोनिक मीन। ठीक है, ये हो गया एक्सपेंडेड फॉर्म, और असल में फार्मूला क्या होता है हार्मोनिक मीन को, ठीक है, n/, वही है समेसन 1 से x i तक। ठीक है, कि x1 1/x1 1/x2 1/x3 x4 x5। ठीक है, तो ये हमारा हार्मोनिक मीन होता है, उसका एक्सपेंडेड फॉर्म ये होता है। ठीक है, यहाँ पर सही आंसर क्या है हमारा हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन क्या कहाँ यूज होता है, ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, रेट्स को, रेशियो को, फ्रैक्शनल डेटा को जब डील करते हैं तो वहाँ पे ये आता है। एक और चीज़ क्या है कि हार्मोनिक मीन, अर्थमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन में, ठीक है, क्या रिश्ता है। ठीक है, तो जो अर्थमेटिक मीन होता है, ठीक है, अगर पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव सारे हैं, तो अर्थमेटिक मीन ऑलवेज हाईएस्ट होगा, उसका जियोमेट्रिक मीन होगा, उसके बाद हार्मोनिक मीन होगा। ठीक है, तो ये हमारा अर्थमेटिक मीन है बेसिक, जो कि हम कॉमन निकालते हैं। ये हमारा जियोमेट्रिक मीन है, यूज फॉर मल्टीप्लिकेटिव प्रोसेसेस और ग्रोथ रेट्स। ठीक है, और फिर ये हमारा हार्मोनिक मीन देख लिया। फिर क्वाड्रेटिक मीन होता है कि जो रूट मीन स्क्वायर हम निकालते हैं। नेक्स्ट हमारा सैम्पलिंग मैथडोलॉजी से क्वेश्चन, कि इन द साइज ऑफ इफ द साइज ऑफ सैम्पल इज़ वेरी स्मॉल विच सुटेबल सैम्पलिंग मेथड एल्स बेटर रिजल्ट्स, तो कौन सा जो सुटेबल मेथड है जो कि सबसे अच्छे रिजल्ट को देता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इसमें क्या पूछा कि कौन सा होता है कि जब बहुत छोटा है, स्मॉल है, ठीक है, सैम्पल साइज हमारा स्मॉल है, तो इसमें से कौन सा सैम्पलिंग मेथड सबसे बेटर रिजल्ट देगा। तो इसमें से रैंडम सैम्पल, तो ये तो इक्वल प्रोबेबिलिटी देता है ना सारे यूनिट्स को, तो ये लार्ज पॉपुलेशन के लिए करते हैं। स्मॉल पॉपुलेशन में तो फिर मतलब डेटा जो हमारा रहेगा वो काफ़ी मतलब ज़्यादा लोगों पे हम लागू नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो वो करेक्ट नहीं मानेंगे। दूसरा है हमारा, ठीक है, कि स्ट्रेटिफाइड तो पहले पॉपुलेशन को अलग अलग स्टेटा में डिवाइड करता है, या फिर, ठीक है, उसके बाद हेट्रोजेनस पॉपुलेशन को, ठीक है, मतलब तो ये किसके लिए, जो हेट्रोजेनस पॉपुलेशन उसके लिए क्या अलग अलग एक डिसाइड, सपोज कि हाइट के हिसाब की, जो 5 फीट के एक साथ, 6 फीट के एक साथ, 7 फीट के एक साथ। ठीक है, उसके बाद तो फिर उसके लिए ज़्यादा सैम्पल साइज चाहिए। सेंसस को पता ही है कि इंटायर पॉपुलेशन में करते हैं, सैम्पलिंग नहीं करते हैं। ठीक है, तो लास्ट में क्या है जो हमारा ऑप्शन परपोजिट, ठीक है,
पर्पोसिव सैम्पलिंग, ठीक है, ये किसी पर्पज़ के लिए कर रहे हैं, ठीक है, कि आप डेलिबरेटली सिलेक्शन कर रहे हैं, ठीक है, कोई एक ही कैरेक्टरिस्टिक जो कि स्मॉल पॉपुलेशन में है रिप्रेजेंट हो रहा है और फिर सैंपल लेके आप कर रहे हैं, ठीक है। तो स्मॉल होता है तो जब हम जजमेंट वाली सैम्पलिंग करते हैं, ठीक है, क्योंकि रिसर्च जो इसमें क्या होता है कि जो रिसर्चर होता है वो डेलिबरेटली सिलेक्ट करता है एक स्पेसिफिक यूनिट, ठीक है, जो कि मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव हो, मतलब जितने भी हमने लिए हैं उसमें हो, ठीक है, और या फिर इंफॉर्मेटिव हो जो हमारा स्टडी का ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो वो उससे क्या होता है फ़ायदा कि जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव स्टडी का ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट हो या फिर ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव हो तो उसके बारे में हम ज़्यादा डेटा, ठीक है, उसके बारे में हम ज़्यादा डेटा निकाल पाएंगे कि, ठीक है, क्योंकि वो क्या हुआ सैम्पल साइज हमारा छोटा है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, पर्पोसिव सैम्पलिंग, ठीक है, पर्पोसिव सैम्पलिंग, ठीक है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट देखते हैं। तो ये हमारा है, ठीक है, एक्सप्लेनेशन यहाँ पे। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग। तो दो तरह के होते हैं, एक होता है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, दूसरा नॉन प्रोबेबिलिटी होता है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी में कौन कौन से होते हैं, तो उसमें 4 तरह के होते हैं। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, ठीक है, रैंडम हो गया, एवरी यूनिट हैज इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। दूसरा सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, ये सिलेक्ट आफ्टर एवरी केथ यूनिट, ठीक है, आफ्टर ए रैंडम स्टाफ, कि सपोज 3 किए, 3 के बाद 7 किए, ठीक है, तो एक बना लेते हैं कि हाँ 3 छोड़ के करेंगे। फिर स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, कि पहले हम अलग अलग स्टेटा में कर दिए, फिर उसमें से सैंपल ले लिए, फिर उसे कंबाइंड सैंपल बना। फिर है क्लस्टरिंग सैम्पलिंग, कि हम पॉपुलेशन को क्लस्टर में डिवाइड कर लिया और फिर उससे सैंपल लिए। तो ये हमारा क्या है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। दूसरा हमारा नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होता है। इसमें होता है कन्वीनियंस सैम्पलिंग, ठीक है, कि जितना मतलब एक्सेसिबल है तो ठीक है हम कर लेते हैं, मिल गया तो सैंपल में ले लिए, ठीक है, ओके। तो ये नॉन प्रोबेबिलिटी में क्या है कि जो सिलेक्शन ऑफ ईच यूनिट है प्रोबेबिलिटी उसका अननोन है, ठीक है। फिर है पर्पोसिव जजमेंटल सैम्पलिंग। तो जो हमारा पर्पोसिव सैम्पलिंग है वो किसका पार्ट है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का, ठीक है। वहाँ पे रिसर्चर सेलेक्ट करते हैं यूनिट बेस्ड नॉलेज पे या जजमेंट पे। फिर है कोटा सैम्पलिंग, कि पॉपुलेशन को डिवाइड करते हैं कैटेगरीज में और कोटा, ठीक है, सेट होता है, जैसे कि मेल का कोटा 50, फीमेल का कोटा 60 या रूरल का इतना ये, ठीक है, तो कोटा बनाते हैं कि भाई इतना इतना लेना है सबसे। फिर है स्नोबॉल सैम्पलिंग, तो जो एग्जिस्टिंग पार्टिसिपेंट्स है, ठीक है, रिक्रूट अदर पार्टिसिपेंट, ठीक है, कि जो जिसको हमने सैम्पलिंग के लिए लिया है वो दूसरे को फिर सैम्पलिंग के लिए रिक्रूट करते हैं, ठीक है। यहाँ का ये कहाँ होता है स्नोबॉल, कि पॉपुलेशन इज हिडन और हार्ड टू रीच, तो ये सेंसिटिव या हार्ड टू एक्सेस पॉपुलेशन में इसका हम यूज़ करते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट हमारा डेटा डिस्ट्रीब्यूशन से, ठीक है। तो हमारा सवाल क्या है कि इसमें इन एन अनबैलेंस्ड और स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, एक अनबैलेंस स्क्यूड है, लेफ्ट या राइट जिधर भी हो, विच मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी लीस्ट बायस, सबसे लीस्ट बायस क्या होगा। तो इसमें ऑप्शन क्या दिया, मीन, मीडियन, मोड और रेंज। तो भाई मीन तो होगा, मीन क्या है, तो मीन तो सारे डेटा वैल्यू को यूज़ करता है, ठीक है, तो वो अफेक्टेड है हर ऑब्जर्वेशन से, जो आउटलायर्स हैं या फिर जो अप्रोप्रिएट सिमेट्री नहीं है, ठीक है। तो ये तो क्या होगा, तो ये तो सबसे ज़्यादा हाईली बायस्ड होगा, तो मीन तो होगा नहीं, ठीक है, मीन तो होगा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, मोड, ठीक है, नेक्स्ट हमारा है मोड। तो मोड क्या होता है, मोड होता है मोस्ट फ्रिक्वेंटली अकरिंग वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये तो अनस्टेबल हो जाएगा, मे नॉट यूनिक भी हो सकता है कि ना हो, ठीक है, और वो सेंटर पोजीशन को रिप्रेजेंट भी नहीं कर रहा हो, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा देखते हैं रेंज। तो रेंज क्या होता है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम। तो यहाँ पे तो जो मेजर है डिस्पर्सन का वो सेंट्रल टेंडेंसी, नॉट सेंट्रल टेंडेंसी है ना, तो एक्सट्रीमली सेंसिटिव आउटलायर्स का जो किनारे पे है, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, मतलब हो सकता है नेगेटिवली हो, स्क्यूड हो या पॉजिटिवली स्क्यूड हो सकता है ना। तो फिर चौथा हमारा मीडियन, ठीक है। तो मीडियन ही जो होता है, ठीक है, जो मीडियन होता है वो सबसे सही आंसर होगा, ठीक है। मीडियन जो होगा हमारा सबसे सही होगा, सबसे जो लीस्ट बायस्ड होगा वो होगा मीडियन, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक है, सबसे लीस्ट बायस क्या होगा, मीडियन, क्योंकि मीडियन जो मिडिल वैल्यू होता है, एग्जैक्टली 50% डेटा जहाँ पे फॉल करता है, ठीक है, उसके ऊपर और उसके नीचे, ठीक है। तो ये तो जो एक्सट्रीम वैल्यू हो तो उसे तो इसको मतलब ही नहीं है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, कि हम 5 मतलब वैल्यू ले लेते हैं, 10, 12, 15, 18 और सीधे 200,
अब क्या है, ठीक है, कि अब 200 क्या, इस पर हम 20,000 ले लेते हैं। तो अब एक साइड तो स्क्यूड हो गया ना डाटा, 10, 15, 12, 18, 20 ले रहे हैं, तो उसका मीन निकालेंगे सपोज 20,000, 18, तो क्या होगा, वो काफ़ी बायस्ड आएगा, है ना, मिसलीडिंगली हाई आएगा। ठीक है, अगर इसका मिडिल वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, 15 आएगा। ठीक है, 15 आएगा, तो ये तो यही है ना, इसी के आसपास है। तो सबसे लिस्ट बायस्ड क्या होगा, इसमें यही होगा। ठीक है, इसमें सबसे लिस्ट बायस्ड तो यही होगा। ओके, तो हमारा सही आंसर क्या होगा इसमें, मीडियन। क्यों, क्योंकि ये बैलेंस नहीं है, स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो इन्वायरमेंट में मोस्टली स्क्यूड ही डेटा मिलता है। तो अपना ये पे मीन मीडियन मोड का पूरा प्रॉपर दिया है। ठीक है, और फॉर्मूले सब कुछ दिए हैं रेंज के भी, तो आप यहाँ से देख सकते हैं चीज़ों को। चलते हैं नेक्स्ट हमारा न्यूक्लियर एनर्जी से क्वेश्चन है। द प्रपोज्ड फ्यूल फॉर कंट्रोलर न्यूक्लियर फ्यूजन इन लिथियम ड्यूटराइड। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन कंट्रीब्यूट टू एनर्जी जनरेशन। इनमें से कौन सा है जो एनर्जी जनरेशन में, ठीक है, कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, तो जो उसमें से कौन सा है जो जनरेट करता है, सवाल पूछा है कि कौन सा इसमें से जो जनरेट करता है। ठीक है, तो ये हमारा आ गया सवाल। ठीक है, लिथियम ड्यूटराइड से। और क्या बात किया गया, न्यूक्लियर फ्यूजन की। ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन की बात। तो इन सब में ना एक सबसे ज़रूरी चीज़ देखना होता है कि जो इक्वेशन है ना बैलेंस्ड है कि नहीं। अगर बैलेंस नहीं होगा ना तो मोस्टली गलत होते हैं। ठीक है, तो पहला अगर आप देखोगे, ठीक है, तो ये मास नंबर के हिसाब से चाहे एटॉमिक नंबर के हिसाब से भी बैलेंस्ड है। ठीक है, तो ये तो बैलेंस्ड है पहला। ओके, मास नंबर के हिसाब से भी बैलेंस्ड है। दूसरा आप देखोगे तो भी बैलेंस है। और जो ये जो रिएक्शन है, ठीक है, अपना इसका, ठीक है, लिथियम का, ठीक है, तो ये काफ़ी ये फ्यूजन सिस्टम में होता है। ठीक है, यूज। ठीक है, अब जब भी क्या होता है फ्यूजन होता है, तो फ्यूजन में क्या होता है कि, ठीक है, ट्राइटीरियम प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ये वाला, ये ट्राइटीरियम और हीलियम प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ओके, और जो कि फिर से ये फ्यूजन में जा सकता है ट्राइटीरियम। ठीक है, और एनर्जी रिलीज होता है। सेकेंड में जो है, तो सेकेंड में क्या है, तो सेकेंड में सिर्फ हीलियम निकल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं देता। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 अल्फा पार्टिकल्स हैं, किसके, हीलियम के। 2 अल्फा पार्टिकल है जो कि बहुत स्टेबल है, तो स्टेबल बनने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगा, तो ये भी होता है। तीसरा जो हमारा रिएक्शन है, ठीक है, तो इसमें क्या क्या निकल रहा है, इसमें तो हीलियम निकल रहा है। ठीक है, ओके ओके, और एक, ठीक है, एक न्यूट्रॉन पार्टिकल निकल रहा है, तो ये भी रिएक्शन हमारा क्या है, ठीक है, ये भी जो क्लासिकल फ्यूजन है तो वहाँ पे ये भी होता है। ठीक है, जो फ्यूजन होता है वहाँ पे ये भी होता है। ओके, ठीक है, तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है, ठीक है, तो पहला तो हो रहा है, दूसरा भी हो रहा है, हीलियम बन रहा है। जो तीसरा रिएक्शन है, ठीक है, तो अभी ध्यान से देखने पे है मुझे ये सही नहीं लग रहा है, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, ये नहीं होगा। ठीक है, तो उसका सही आंसर क्या होगा, 1 और 2 ओनली। ठीक है, चलते हैं आगे। तो ये हमारा बेसिक सा फ्यूजन साइकिल के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये भी समझना जरूरी है, जो न्यूक्लियर रिएक्शन होता है वो 2 तरह से होता है, एक होता है फिजन, दूसरा फ्यूजन। फिजन में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा हेवी जो न्यूक्लियस होते हैं, जैसे यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239, वो स्प्लिट होते हैं लाइटर न्यूक्लियाई में, तो उसमें क्या होता है फिर न्यूट्रॉन्स निकलते हैं और बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलता है। तो ये हमारा जो अभी पावर प्लांट से मोस्टली ये होता है। ठीक है, लेकिन इसमें खास बात क्या है कि एक बार ये शुरू होता है तो चलते रहता है, ये चेन रिएक्शन की तरह है, तो उसमें हमें कंट्रोल रड्स ये सब निकालने पड़ते हैं। ठीक है, फ्यूजन में क्या है कि जो लाइट न्यूक्लिया है, ठीक है, जैसे, ठीक है, अभी हम जैसे पढ़े लिथियम का और ये सब का, ये सब लाइट न्यूक्लिया है, इसको कंबाइन करते हैं हेवियर, मतलब इसको कंबाइन करते हैं कि हेवियर न्यूक्लियाई बना है। ठीक है, लेकिन उसके लिए क्या था, कंबाइन करने के लिए हमें प्लाज्मा स्टेट चाहिए। ठीक है, एक्सट्रीम टेम्परेचर, ठीक है, 6000 8000, ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए। ओके, तो उसमें फिर ये कंबाइन होता है हाई टेम्परेचर में, जैसे, ठीक है, तो ये लिथियम रूट से है। ठीक है, ओके,
तो ये सब होता है ये ब्रीडर में, ठीक है। अब उतने टेम्परेचर के लिए हमें उस तरह से चीज़ें बनानी पड़ती है, ठीक है। तो अभी जो हमारा चल रहा है ना, कुछ कुछ रिएक्टर एक्सपेरिमेंट में चल रहे हैं, जैसे कि ITER करके है, ठीक है, इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर, ठीक है, एक्सपेरिमेंट रिएक्टर, जो कि फ्रांस में है, ठीक है। वो दुनिया का सबसे बड़ा मतलब फ्यूजन रिएक्शन है, ठीक है, और उसमें इंडिया भी पार्ट है, ओके। फिर हमारे जैसे फिर US का है, चलता है नेशनल इग्निशन फैसिलिटी, ठीक है, तो भी कोशिश कर रहे हैं कि हम किसी तरह से, ठीक है, इसको करें। फिर इंडिया में है कि इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च है गांधीनगर में, तो वो लोग भी धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं। तो फ्यूजन का एडवांटेज क्या है ना कि लिमिटलेस फ्यूल है, क्योंकि ड्यूटेरियम है ना वो सी वाटर में एकदम अंधाधुन है, और लिथियम तो क्रस्ट में है ही। तो ठीक है, लाइए और चलाइए, मतलब यूरेनियम से तो ज़्यादा ही है, और इसमें कोई चेन रिएक्शन का रिस्क भी नहीं है, और फिर और मतलब लॉन्ग लिव्ड, ठीक है, ठीक है, मतलब लॉन्ग लिव्ड रेडियो एक्टिव वेस्ट है, ठीक है। इसका वेरी लो और लॉन्ग लिव्ड रेडियो एक्टिव वेस्ट है, वो तो एक चीज़ वो है बस, और कोई CO2 इमिशन होता नहीं है, ठीक है, ओके। तो ये भी खास बात है, ठीक है। लेकिन अब ये है कि इसको स्टेबल रखना बड़ी बात है कि 6000-8000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मेंटेन कर पाना, ठीक है, वैसा कुछ स्ट्रक्चर बनाना जो कि उतने ज़्यादा टेम्परेचर को उतने देर तक, मतलब सपोज कि हम ऐसी तो कहीं नहीं लगा देंगे, कोई एक बनाएंगे ना फैसिलिटी या कुछ भी, तो फैसिलिटी या फिर कोई कंटेनर भी अगर बनाएंगे तो कंटेनर भाई उतने डिग्री टेम्परेचर को मतलब बनाए रखे एक लॉन्ग टाइम तक, ठीक है। तो वो अब धीरे धीरे फिजिबिलिटी, मतलब धीरे धीरे रिसर्च करें, मटेरियल का रिसर्च, हर तरह की रिसर्च, तो अब देखते हैं कब तक होता है, ठीक है। लेकिन फ्यूज़न, ठीक है, जो सन में होता है ना वो फ्यूज़न ही होता है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन थर्मोडाइनमिक्स के, कि व्हाट इज़ द फ्री एनर्जी चेंज डेल्टा जी व्हेन वन, ठीक है, मोल ऑफ वाटर इज कन्वर्टेड टू स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड और एंड 1 एटम रिवर्सिबली। कि क्या होता है जब हम 1 मोल ऑफ वाटर को कन्वर्ट करते हैं स्टीम पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और फिर 1 ठीक है, एट 1 ATM, ठीक है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और फिर रिवर्स कर लेते हैं, तो क्या होगा, ठीक है। तो ये तो थर्मोडायनामिक्स का सिंपल सा जो फेज चेंज है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो पूछा है कि भाई इसमें क्या गिब्स फ्री एनर्जी है, तो क्या होगा कि वाटर को स्टीम से फिर वाटर बना देंगे। तो जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का क्या होता है, वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, हमें पता है। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड ऐसा टेम्परेचर है, ठीक है, और 1 ATM ऐसा प्रोसेस है, वहाँ पे तो बॉयल तो हो रहा है वाटर, लेकिन वहाँ पे जो प्रोसेस है वो रिवर्सिबल भी है, मतलब कि लिक्विड वाटर और स्टीम वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होता है, ठीक है। तो जो चेंज है गिब्स फ्री एनर्जी में वहाँ का सिस्टम, क्योंकि इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, क्योंकि वो गैस और वाटर दोनों इक्विलिब्रियम में है, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा जो गिब्स फ्री एनर्जी है, ठीक है, तो वो इक्विलिब्रियम में है, तो इस कारण से जो हमारा गिब्स, जो ये दोनों फेज है लिक्विड और वेपर फेज इक्विलिब्रियम में है, इस कारण से जो गिब्स फ्री एनर्जी हमारा हो जाता है 0, तो 0.0, ठीक है, कैलोरी होगा, तो यहाँ पे 0.0, ठीक है, तो कोई इसमें कुछ नहीं होता, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे 0.0 कैलोरी होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, तो वही बातें यहाँ पे लिखी हुई है, यहाँ पे गिब्स फ्री एनर्जी का दिया गया, गिब्स फ्री एनर्जी इक्वल टू इंथैल्पी माइनस, ठीक है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर और इनटू इंट्रोपी, ठीक है। इंट्रोपी होता है जूल, ठीक है, पर मोल पर केजी, ठीक है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर केल्विन में हो गया, इंथैल्पी जूल पर मोल में होता है, और गिब्स फ्री एनर्जी भी जूल पर मोल में होता है, ठीक है। प्रोसेस इन स्पॉन्टेनियस कब होगा, जब नेगेटिव होगा, जो गिब्स फ्री एनर्जी नेगेटिव है तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, जब जीरो होगा तो इक्विलिब्रियम पे है, जो कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर और वाटर वेपर के बीच में। पॉजिटिव क्या जब होगा गिब्स फ्री एनर्जी, मतलब कि इनपुट चाहिए उनको, जो कोई भी रिएक्शन हो रहा है, कोई भी फेज चेंज हो रहा है, तो उसके कारण से उसमें हम इनपुट दे रहे हैं तब हो रहा है, तो वो होता है नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है, तो उसमें एनर्जी और चाहिए होता है, ठीक है। तो चलते हैं आगे। आगे हमारा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पे क्वेश्चन है कि जब सिल्वर ऑक्सीलेट है, ठीक है, सिल्वर ऑक्सीलेट जब डिजॉल्व होता है वाटर में, ठीक है, तो जो सिल्वर का कंसनट्रेशन इज फाउंड टू बी 2.2 इंटू 10⁻⁴ मोल पर लीटर। तो जो KSP वैल्यू है वो क्या है, ठीक है, तो वो पूछा है KSP वैल्यू इसका कितना आएगा, ठीक है, ओके। तो ये सिंपल सा सवाल है, इसको हम देखते हैं सॉल्व करके, कि इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, तभी ये आएगा, ओके। तो इसको ट्राई करते हैं, ठीक है, या फिर आप लॉजिकली तो
तो लॉजिकली भी किया जा सकता है, बट बेटर है कि सॉल्व कर ले तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, ओके। तो जो हमारा सॉल्बिलिटी है, सॉल्बिलिटी को मान लेते हैं एस। ठीक है, ठीक है। तो एजी जो हमारा सिल्वर है उसको मान लेते हैं 2s। ठीक है, 2 था ना, तो 2s हो गया। ठीक है, तो 2s, तो 2s दिया हुआ कितना, 2s इक्वल्स टू 2.2 इंटू कंसेंट्रेशन दिया हुआ ना, 2.2 इंटू 10⁻⁴। तो यहाँ से s निकल गया 1.1 इंटू 10⁻⁴, ये आएगा ना। ठीक है, अब हम KSP इक्वेशन लिखते हैं। तो KSP इक्वल्स टू, ठीक है, हमारा दिया हुआ है। ठीक है, KSP वैल्यू के लिए तो हमारा क्या था, प्लस, ठीक है, 2 है, ये हटाते हैं यहाँ से। ठीक है, और क्या दिया आगे, C2O4। ठीक है, ये भी 2 है, माइनस। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इसको। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, तो 2s स्क्वायर हो जाएगा ना, आया था ना वैल्यू हमारा Ag प्लस का। ठीक है, तो Ag प्लस की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2s, ठीक है, स्क्वायर, और इंटू s इक्वल्स टू 4s³। अब इसमें हम क्या करते हैं, s की वैल्यू रख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, s की, ठीक है, सॉल्युबिलिटी हमने माना था ना s है, तो हम अब s की वैल्यू रख लेते हैं यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा, 4 इंटू, ठीक है, 1.1 इंटू 10⁻⁴ टू द पावर 3। ठीक है, अब ये कितना आ जाएगा हमारा वैल्यू, लगभग आ जाएगा, ये तो हमारा KSP आ गया। ठीक है, कि 4 इंटू 1। ठीक है, अब जो 1.1 है उसका पावर क्यूब से करेंगे तो कितना आ जाएगा। ठीक है, तो वो हो जाएगा 1.331। ठीक है, इंटू कितना हो जाएगा, 10⁻⁻12 मल्टीप्लाई होगा ना। ठीक है, तो वो कितना लगभग आ जाएगा, इसको करेंगे तो मल्टीप्लाई, तो ये लगभग आ जाएगा 5.324 इंटू 10⁻⁻12। तो ये लगभग कितना आ गया, 5.3 इंटू 10⁻⁻12 लिख सकते हैं इसको, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो कहीं ऑप्शन है ये, तो ये हो गया। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ओके, क्योंकि इसमें हमने क्या है, तो इसमें हमें दिया हुआ है कि, ठीक है, इक्वेशन क्या था। ठीक है, तो इक्वेशन हमारा ये था सिल्वर ऑक्सलेट का। ठीक है, तो इसमें जो कंसंट्रेशन था सिल्वर आयन का उसको हम 2s माने थे, क्योंकि 2 है ना, तो 2s माने थे। तो ऑक्सलेट आयन का कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा s, इसका s और इसका 2s। ठीक है ना, ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें, और उसमें ऑलरेडी दिया है कि इसका कंसंट्रेशन सिल्वर का आयन का इतना पाया गया, तो KSP वैल्यू कितना होगा। ठीक है, तो उसके बाद हमको, ठीक है, तो KSP वैल्यू कितना होगा, तो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सलेट आयंस का। ठीक है, तो ऑक्सलेट आयन का हमने निकाल दिया और ये मिल मैच भी कर रहा है, तो हमारा इतना होगा। तो वैल्यू जिसमें हम जो निकाले थे, ठीक है, इसमें हम ऑक्सलेट आयन का तो हम निकाल दिए थे, यहाँ पे ये ऑक्सलेट आयन का वैल्यू आया था। ओके, उसके बाद हमें क्या निकालना था, KSP वैल्यू, तो KSP वैल्यू का इतना आएगा। ठीक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा वो नहीं है, बस हमें पता होना चाहिए, ठीक है, कि इसको एज्यूम कर लेंगे सॉल्युबिलिटी। ठीक है, सॉल्युबिलिटी हम एज्यूम कर लेंगे कि इतना है और उसके हिसाब से फिर निकाल देंगे कि ये मतलब 2 मोल है, तो वही निकाल देंगे एक आयन के हिसाब से, तो फिर ये आ जाएगा। ओके, यहाँ पे और भी अच्छे से मतलब दिया हुआ है कि ऐसी है। ठीक है, कि मतलब इवरी दिया ना क्वेश्चन में कि 2 मोल्स ऑफ, ठीक है, जो हमारा सिल्वर का आयन है 1 मोल ऑफ, ठीक है, अपना C2O4 2 माइनस प्रोड्यूस होता है। तो सिल्वर ऑक्सलेट में क्या हो गया, ये जो फॉर्मूला है यहाँ पे, ये जो दिया हुआ है, तो इसको हम मिटाते हैं। ठीक है, कि अगर ये 2 मोल है ना, 2 मोल वैल्यू 2 है और ये 1 मोल है। ठीक है, तो S अगर निकलेगा, ठीक है, तो उसका 2s हो गया। सॉल्युबिलिटी का जो मोल का है, इसका जो था, ठीक है, तो उसका 2 हो गया, तो टोटल 3 हो जाते हैं। ठीक है, उसको फिर फॉर्मूला में पुट करके निकाल दिया गया। चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे कुछ और चीज़ें सॉल्युबिलिटी का दिया हुआ है,
तो आप देख सकते हो पॉज करके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन केमिकल बॉन्डिंग से कि द बॉन्ड डिस्टेंस इन मॉलिक्यूल ए माइनस बी, ठीक है, एक मॉलिक्यूल है ए बी, ठीक है, उनके बीच में डिस्टेंस है 0.917 एंगस्ट्रॉम का, ठीक है, और उनका डाइपोल मोमेंट कितना है 1.91 डी। तो जो पार्शियल आइकोनिक कैरेक्टर है, ठीक है, बॉन्ड का कितना होगा, अप्रॉक्स कितना होगा, ठीक है, तो ये पूछा है। तो यहाँ पे आइकोनिक कैरेक्टर पूछा है, एक पोलर कोवलेंट बॉन्ड है, ठीक है, तो उसको हम करेंगे। तो बॉन्ड का माना जाता है कि 100%, ठीक है, तो पहले कैलकुलेट क्या करेंगे कि 100% आयोनिक डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, 100% आयोनिक डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, यहाँ पे ओके। तो यहाँ पे सबसे पहले हम चलेंगे कि भाई इलेक्ट्रॉन ही होता है ना, कि अगर 100% आयोनिक है तो फुल इलेक्ट्रॉन चार्ज रहेगा, वो सेपरेट रहेगा बॉन्ड डिस्टेंस से। तो इलेक्ट्रॉन चार्ज कितना होता है कूलम जो अपना होता है, तो वो लगभग आ जाएगा 4.8 इंटू 10⁻⁻10 कूलम स्टोर होता है, ठीक है। और बॉन्ड डिस्टेंस दिया हुआ है हमारा कितना, तो बॉन्ड डिस्टेंस हमारा डी दिया हुआ है, ठीक है, ई हमारा ये हो गया, डी दिया हुआ हमारा कितना 0.917 एंगस्ट्रॉम। तो इसको ये भी लिखते हैं 0.917 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर। तो अब यहाँ से ये हमारे पास आ गया, ठीक है। अब 100% को हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है, 100% को 100% डाइपोल मोमेंट पे कितना आएगा। तो 100% डाइपोल मोमेंट सिंपल सा हो जाता है, ठीक है, क्यू इंटू डी, ये जो हमारा क्यू है और डी, ठीक है, तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं क्यू इंटू डी। तो ये कितना आ गया, तो मल्टीप्लाई करेंगे ना इन दोनों को, तो मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू लगभग आती है 4.40 इंटू 10⁻⁻18, ठीक है, कूलम पर सेंटीमीटर। तो ये हमारा आ गया 100% आयनिक पे, ठीक है। तो अब ये क्या कह रहा है, ठीक है, ये क्या कह रहा है, ठीक है, तो जो डी बाई है, ठीक है, वो कितना है इसमें 10⁻⁻18, ठीक है। तो कैलकुलेटेड डाइपोल मोमेंट कितना है 4.40, ठीक है, 100% में कितना है 4.40, ठीक है। तो हमारा अब इसमें जो निकालना है हमें क्या निकालना है कि अप्रोक्स, ठीक है, पार्शियल आयोनिक कैरेक्टर निकालना है, ठीक है। तो आयोनिक कैरेक्टर का क्या होता है कि जो ऑब्जर्व्ड है और जो कैलकुलेटेड है, ठीक है, जो ऑब्जर्व हमारा कैलकुलेटेड डाइपोल मोमेंट है और जो ऑब्जर्व्ड है, ऑब्जर्व कितना 1.91, तो ऑब्जर्व डिवाइडेड बाई कैलकुलेटेड इंटू 100, ठीक है। तो हमारा जो आयोनिक कैरेक्टर निकालना होता है कि आयोनिक कैरेक्टर कितना है, तो वो हो जाता है जो ऑब्जर्व्ड है, ऑब्जर्व कितना है ऑब्जर्व कितना है, तो ऑब्जर्व में हमारा 1.91, ठीक है, डी लिखना है तो लिख लो, और डिवाइडेड बाई कैलकुलेटेड कितना था 4.4, 100% पे हमने निकाला था, ठीक है। अब इसको 100% निकालने के लिए 100 कर देंगे, तो इसको सॉल्व करने पर लगभग 43.4% आता है। तो इसमें 43.4 के सबसे नज़दीक क्या 43%, तो ये हमारा सही आंसर होगा, ठीक है, ये हमारा आंसर सही होगा, ठीक है, ओके। तो ये होता है, ठीक है, कि आयोनिक सेपरेशन का पहले हम निकाल लेंगे, ठीक है, जो डी बाई यूनिट है उसको निकाल लेंगे, ओके। तो आयोनिक सेपरेशन हमारा निकल गया था इंटू आर से, और उसका परसेंटेज निकाल लेंगे। तो सिंपल से कि पहले एक कैलकुलेट कर लेंगे 100% पे, फिर उसको जितना है उसके हिसाब से हम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो अपना डाइपोल मोमेंट आ गया 4.40, ठीक है, कि इतना डिस्टेंस अगर रहेगा तो इतना आएगा, ठीक है, इतना डिस्टेंस रहेगा 0.917 एंगस्ट्रॉम का, तो इतना डाइपोल मोमेंट आना चाहिए। जो ऑब्जर्व किया गया तो वो इतना है, तो ऑब्जर्व डिवाइडेड बाई, ठीक है, जो फुल वैल्यू है कैलकुलेटेड इंटू 100, तो परसेंटेज आएगा कि आयोनिक कैरेक्टर इतना है। चलते हैं नेक्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है तो आप देख लेना, ठीक है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो थ्योरेटिकल डाइपोल हमने कैलकुलेट किया था म्यू इक्वल्स टू क्यू इंटू डी, ठीक है। तो थ्योरेटिकल और डिस्टेंस होगा डी मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, थ्योरेटिकल इतना आ गया, तो थ्योरेटिकल तो आंसर हमारा जो होता है उसका इंटू 100 हो जाता है, ऑब्जर्व डिवाइडेड बाई जो था हमारा वैल्यू थ्योरेटिकल का इंटू, ठीक है, 100, तो हमारा आ गया। तो ये थोड़े बहुत और भी दिए हुए हैं, ये फार्मूला है निकालने का, ठीक है। नेक्स्ट हमारे न्यूक्लियर केमिस्ट्री से कि व्हेन पीच ब्लेंड जो होता है, ठीक है, इज ट्रीटेड विथ नाइट्रिक एसिड, ठीक है, कौन सी नाइट्रिक एसिड, योर
ठीक है, यूरेनाइल नाइट्रेट इज फॉर्म, जब नाइट्रिक एसिड करते हैं तो क्या बनता है, यूरेनाइल नाइट्रेट बन जाता है। तो द एक्सचेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ यू इज, ठीक है, तो चेंज कितना है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, ठीक है, किसके, यूरेनियम के, ठीक है। तो प्लीच ब्लेंड का फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है, और यूराइल नाइट, ठीक है, यूरेनाइल नाइट्रेट का भी फॉर्मूला दिया हुआ है, दोनों का दिया हुआ है। तो दोनों का कैलकुलेट करने का तरीका है कि ऑक्सीडेशन स्टेट पहले हम निकालते हैं, ठीक है, किसका ऑक्सीडेशन स्टेट, किसका निकालते हैं, तो यूरेनियम का, किस चीज़ में, तो पीच ब्लेंड में, ठीक है। तो मान लेते हैं कि x है, ठीक है, तो 3x, ओके, प्लस 8, ठीक है, 3x प्लस 8, ठीक है। तो जो हमारा, तो इसको हम करते हैं, ठीक है, 3x आ गया यहाँ पर 3x, ठीक है, और ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन होता है यूजुअली -2 होता है, ठीक है, ओके। हमने एज्यूम किया था यूरेनियम का x ऑक्सीडेशन है और ऑक्सीजन का यूजुअली -8 होता है। तो ये हो जाएगा हमारा 3x प्लस 8 इंटू -2 इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा 3x प्लस क्या, माइनस हो जाएगा ना यहाँ पे, तो -16 इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, +16/3। तो ये हमारा किसका आ गया, तो हमारा आ गया ये पीच ब्लेंड का। अब इसी तरह क्या करेंगे, यूरेनाइल नाइट्रेट का, ठीक है, ठीक है। तो उसका चार्ज का आयन का जो नाइट्रेट आयन है NO3, तो उसका चार्ज -1 होता है, तो 2 आयन हो गए, ठीक है, 2 है ना, NO3 का होल 2, तो 2 आयन है। जो यूरेनाइल पार्ट है UO2, ठीक है, तो उसके भी पक्का होगा कि +2 होगा बैलेंस करने के लिए, ठीक है। तो मान लेते हैं कि जो यहाँ पे Y है ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे यूरेनाइल का, ठीक है, जो इसमें U है यूरेनियम, उसका यूरेनाइल आयन में ऑक्सीडेशन स्टेट मान लेते हैं Y है। तो यहाँ पे लिख देते हैं Y प्लस 2 इंटू -2, ऑक्सीजन का 2 होगा ना, ठीक है, इक्वल्स टू +2, क्योंकि ऑक्सीडाइज है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो y इक्वल टू y-4 इक्वल्स टू +2, तो y इक्वल्स टू +6 आ जाएगा इससे, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट यूरेनाइल आयन में हम इसको कैलकुलेट कर लिए, ठीक है, कैलकुलेट कर लिए। और यहाँ पे हम जो हमारा जो था, तो उसको हम कहाँ से ये +2 लिखे थे, तो हमने क्या किया था कि ये जो 2 है, ठीक है, 2 है ना यहाँ पे, तो हमने माना था कि इधर भी 2 होंगे बैलेंस करने के लिए कि 2, ठीक है, कि अगर इधर 2 नाइट्रेट का आयन है तो यूरेनाइल पार्ट में भी, ठीक है, जो चार्ज होगा वो +2 होगा बैलेंस करने के लिए, तो वो मोस्टली असल में ये होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम 2 चार्ज यहाँ से लिए हैं, ठीक है, उसको किए। अब क्या है कि ये हमारे पास आ गया, ठीक है। अब हमें निकालना चेंज, कि चेंज कितना ऑक्सीडेशन नंबर में, कि जब नाइट्रिक एसिड मिल गया, तो उसका सिंपल सा है कि जो फाइनल स्टेट है उसमें से हम इनिशियल स्टेट को माइनस कर लें। तो फाइनल स्टेट हमारा कितना है, 6 है, प्लस पॉजिटिव में माइनस करना क्या, 16/3, ठीक है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो लगभग आ जाएगा हमारा +2/3। तो सही आंसर हमारा C, ठीक है। तो इस तरह के भी न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट के यूरेनियम का और इन सब का, ठीक है। यहाँ पे पूरे स्टेप्स दिए हुए हैं, ठीक है, क्या एवरेज ऑक्सीडेशन यूरेनियम का निकाल लिए हैं, ठीक है, पिच ब्लेंड में। फिर ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, यूरेनियम का निकालेंगे यूरेनाइल नाइट्रेट में, ठीक है, ओके। तो वहाँ से ये आ गया, क्योंकि वहाँ पर आयन है ना, यहाँ पे 2 है तो +2 चार्ज होगा, तो उसके हिसाब से हम निकाल लिए। फिर चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर हम निकाल लिए। चलते नेक्स्ट। तो यूरेनियम ऑक्सीडेशन स्टेट इन, ठीक है, और प्रोसेसिंग में कैसे कैसे इस्तेमाल होता है, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। तो आप पॉज करके पढ़ लेना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनरलॉजी से, कि व्हाट इज द जनरल कंपोजिशन ऑफ सिलिकेट आयंस इन क्रायो, ठीक है, क्रायोस्टाइल, ठीक है, जो क्रायोस्टाइल होता है उसमें जो जनरल कंपोजिशन है सिलिकेट का वो क्या होता है, ओके। तो इसके लिए हम सिंपल सा करेंगे, इसके लिए हम देखेंगे कि इसमें क्या होगा, ओके, ठीक है। तो इसमें इसका सही आंसर इसमें तो पूछा है कि क्या होगा, ठीक है,
ओके, तो मोस्टली जो इस तरह के होते हैं ना, जो था क्रैश टाइल और ये सब, तो जो सिलिकेट्स होता है, सिलिकेट मेनली फॉर्म होता है लिंकिंग, ठीक है, जो जब लिंक करता है ना SiO4 इसको, ठीक है, टेट्राहेड्रा को, ठीक है, तो अलग अलग बन जाते हैं, जैसे कि ऑर्थो सिलिकेट बनता है, ठीक है, पायरो सिलिकेट्स बनता है, चेन सिलिकेट्स बनते हैं, सीड सिलिकेट्स बनते हैं, ठीक है, डबल चेन सिलिकेट्स बनते हैं। ओके, तो यहाँ पे डबल चेन सिलिकेट्स का बात किया गया है। तो डबल चेन सिलिकेट्स हमारा क्या है, ठीक है, तो इसमें Si4O11, ठीक है, तो ये, ठीक है, ये डबल चेन होता है, जो एम्पीफोल्स होते हैं, ठीक है, और सिंगल चेन होता है जैसे पायरोक्सिन हो गया, ये सब, ठीक है, तो ये सब होता है। चलते हैं नेक्स्ट। तो ये क्लासिफिकेशन है सिलिकेट्स मिनरल का, कि न्यू सिलिकेट्स कैसे होते हैं, सोरो सिलिकेट है, साइक्लो सिलिकेट्स, ठीक है, फिलो सिलिकेट्स कैसे होते हैं, ठीक है, टेक्टो सिलिकेट्स कैसे होते हैं, ठीक है, तो उसकी एग्जांपल्स भी दिए हैं कि कौन कौन से होते हैं। तो एक नज़र देख लेना, दिमाग में रहेगा तो डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। वैसे ऐसे 2-4 बाउंसर हर पेपर में रहते हैं। नेक्स्ट हमारा कोस्टल पॉलिसी से क्वेश्चन, कि कोस्टल पॉलिसी में हमारा अब क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा, कि जो CRZ नोटिफिकेशन है, CRZ के नोटिफिकेशन है, तो कई बार आ चुके हैं, ठीक है, 2011 में आया, उसके बाद फिर से 2019 में आया। जो सबसे लेटेस्ट है वो हमारा 2019 में, थोड़ा बहुत मतलब प्लस माइनस थोड़ा बहुत चेंजेज और भी आए हैं, बट ठीक है, उतना वो एकदम से वैसा नहीं है, ठीक है, तो इसमें कुछ कुछ चेंजेज हैं। तो पूछा है कि इसमें से अकॉर्डिंग टू कोस्टल रेगुलेशंस जोन नोटिफिकेशन कौन सा कैटेगरी है, ठीक है, जहाँ पे कि नो डेवलपमेंट एक्टिविटी स्ट्रिक्टली अलाउड है, ठीक है, देयर आर नो डेवलपमेंट एक्टिविटीज स्ट्रिक्टली अलाउड, की मतलब भाई कुछ आप डेवलपमेंट नहीं कर सकते, ठीक है, इसमें से पूछा है कहाँ पे, ठीक है, ओके, किस में, ठीक है, तो उसमें ऑप्शन दिए CRZ2 में, CRZ1 में, CRZ3 में, ठीक है, जोनेसन जो है अलग अलग जोनेसन। तो इसका सही आंसर क्या है, तो CRZ1 में, ठीक है, जो क्योंकि वो इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया है, ठीक है, वो सबसे फ्रेजाइल इकोसिस्टम होता है, और वो हाई टाइड और लो टाइड लाइन के बीच में होता है, जहाँ पे मैंग्रोव्स, कोरल रीफ, सैंड ड्यून्स ये सब होते हैं। तो बोला गया कि नहीं भाई, यहाँ पे नहीं, नोटिफिकेशन बोला कि यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन या डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ नहीं होगा, मिनिस्ट्री ने बोला, ठीक है, और कुछ कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि पाइपलाइन लगाना है या ट्रांसमिशन लाइन लगाना है या एटॉमिक या डिफेंस प्रोजेक्ट है जो कि नेशनल इंपॉर्टेंस को है, तो उनको ही बस वो मिला है एक्सेप्शन, बाकी तो सब जगह बंदी है, ठीक है। तो ये है, तो ये है हमारा जोनेसन। उसमें भी ए बी है, ठीक है, जैसे CRZ-A में इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया आ गए, 1B में इंटर टाइडल जोन्स आ गए, ठीक है, वो सब चीज़ें। फिर CRZ-2 डेवलप्ड अर्बन जो कोस्टल एरिया CRZ-2 में आता है, ठीक है। फिर CRZ-3 में डेंसली पॉपुलेटेड रूरल एरियाज हो गए, ठीक है, जिसका कि डेंसिटी पॉपुलेशन डेंसिटी 2161 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा है। फिर CRZ-3B में लेस पॉपुलेटेड रूरल एरिया आ जाएगा, हो सकता है कि नया जो सेंसस आए उसके हिसाब से कुछ बदल भी दें, ठीक है, तो वो सब है। नो डेवलपमेंट जोन कहाँ पे है CRZ-3 में, तो हाई टाइड लाइन से 50 मीटर तक, ठीक है, जहाँ पे डेंस है वहाँ पे कम है, जहाँ पे लेस पॉपुलेटेड रूरल एरियाज है तो वहाँ पे हाई टाइड लाइन से 200 मीटर तक है, ठीक है, नो डेवलपमेंट जोन, NDJ मतलब नो डेवलपमेंट, ठीक है, ओके। बाकी 4 और 4A है जो टेरिटोरियल वाटर्स है, ठीक है, वाटर एरिया सी बेल्ट, ठीक है, 12 नॉटिकल माइल्स तक, तो वहाँ तो डेवलपमेंट वैसे भी नहीं कर सकते। फिर CRZ-4B है टाइडल वाटर बॉडीज, ठीक है, जहाँ टाइडल का इन्फ्लुएंस रहता है तो वहाँ तो और भी नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट से, कि व्हाट इज द टिपिकल ड्यूरेशन ऑफ बेस लाइन इन्वायरमेंट डेटा कलेक्शन इन रैपिड EIA। तो रैपिड EIA होता है तुरंत से करना है, तो उसमें आंसर है 3 मंथ्स, और जो फुल EIA होता है वो होता है 1 ईयर, मतलब चारों मंथ है, चारों तरह के वो क्या बोलते हैं जो वेदर है, नहीं सॉरी सीजन है, तो उसको करेंगे। और जबकि रैपिड EIA में सिर्फ एक सीज़न के लिए होता है, 3 मंथ्स के लिए, ठीक है, कंप्रेसिव में 4, वो सारे चारों सीजन को करेंगे, ठीक है, कि ये सब चीज़ें हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन पॉल्यूशन मिटिगेशन से, कि द डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन बेल्ट्स अराउंड इंडस्ट्रियल जोन सर्व्स टू, जो ग्रीन बेल्ट डेवलपमेंट होता है, ठीक है, इंडस्ट्रियल जोन के चारों तरफ, वो किस चीज़ को सर्व करते हैं, कंट्रोल करते हैं लीचेट्स को, मिटिगेट एयर पॉल्यूटेंट्स को, इंक्रीज बायोस्थेटिक्स किसको, ठीक है, ऑल द एबव, ये सारे काम करते हैं, ठीक है, जो ग्रीन बेल्ट्स लगता है, ठीक है, वो ये सारा काम करता है, ठीक है।
और मिनिस्ट्री ने रिकमेंडेशन दे रखा है इसके रिलेटेड भी कि क्या चीज़ करना है, क्या चीज़ नहीं करना है, ठीक है। तो वो सब चीज़ें दी हुई हैं। तो यहाँ पे जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसने बोला है कि एटलीस्ट 33% ऑफ इंडस्ट्रियल प्लांट्स है जो टोटल एरिया का मस्ट भी डेडिकेटेड टू ग्रीन बेल्ट, ठीक है। तो उनका काम क्या होता है, पॉल्यूटेंट जो बहुत सारे निकलते हैं या फिर और भी एयर कार्बन डाइऑक्साइड ये सब निकल रहा है उसको भी वो कर लेते हैं। और अलग अलग तरह के पौधे भी लगाने के मतलब कि प्लांट्स भी आपको लगाने हैं अलग तरह, जैसे ट्रीज़ में है तो CPCB ने बोला है कि नीम लगाइए, पीपल लगाइए, बनियान लगाइए, अशोक लगाइए, अर्जुन लगाइए, सर्व्स में हिबिस्कस लगाइए, दुरंता लगाइए, ठीक है, जत्रोफा लगाइए, फिर कुछ कुछ क्लाइंबर्स लगाइए, क्लोवर्स लगाइए, ठीक है, ग्राउंड कवर भी रखना चाहिए, बोगनवेलिया लगाइए, ये सब चीज़ें दी गई हैं, ठीक है। और बोले कि मिनिमम विड्थ होना चाहिए ग्रीन बेल्ट का 33% टोटल प्लांट का, ठीक है, या फिर 33 मीटर वाइड, जो भी ज़्यादा हो, ठीक है। 33 मीटर तो रखना ही रखना है, और अगर आपका ज़्यादा है एरिया तो 33% आपको ज़्यादा आ रहा है तो और भी बड़ा रखोगे, ठीक है। और प्लांट करना है डेंसिटी सेल भी 250 प्लांट्स पर हेक्टेयर, ठीक है। और प्लांट का पैटर्न होना चाहिए, ठीक है, कि ट्रीज हो, सर्ब्स हो, ग्राउंड कवर हो, ठीक है। और एटलीस्ट अब लगा दिए तो भूल नहीं जाइएगा कि लगा दिया मेरा काम हो गया, नहीं, 80% सर्वाइवल रेट होना चाहिए। और मेंटेन करना है, प्रॉपर इरिगेशन करना है, वीडिंग करना है, मल्चिंग करना है, ठीक है। ये सब चीज़ें इनका इंपॉर्टेंट क्या है कि ये एयर क्वालिटी को, अब CO2 इसको पॉल्यूटेंट्स को ऑब्जर्व कर लेते हैं, क्लाइमेट को थोड़ा ठंडा, अर्बन हीट आइलैंड्स इफेक्ट से बचाते हैं, मेंटेन माइक्रो क्लाइमेट, वाटर और सॉइल को ग्राउंड वाटर रिचार्ज ये सब भी करते हैं, हैबिटेट भी रहता है जो प्लांट्स है मतलब बर्ड्स हैं ये सबको, रिक्रिएशन हो गया, वेलबींग हो गया कि वो, ठीक है, थोड़ा देखने में अच्छे लगता है, वैसे ग्रीन ग्रीन थोड़ा रहता है तो अच्छा लगता है अगर आप काम कर रहे हो वहाँ पे। तो फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट को सपोर्ट करता है, ठीक है। फिर है ये जो हमारा है, ठीक है। तो उसके बाद हम आते हैं नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, एक नज़र इस पर भी देख लेते हैं। जो नेशनल एक्शन है क्लाइमेट चेंज, इसके अंदर 8 मिशन है। नेशनल सोलर मिशन है, ठीक है, नेशनल मिशन फॉर इन्हांस एनर्जी इफिशियंसी है कि भाई 5 स्टार रेटिंग, ये सब चीज़ें इसके अंदर में। फिर है नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल हैबिटेट आ गया कि घर द्वार सही से रहे, अच्छे रहे, ठीक है, सस्टेनेबल हैबिटेट हो। फिर नेशनल वाटर फॉर मिशन है, वाटर मिशन है। फिर नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम है कि सब प्रमोट करे सस्टेनेबल लाइवलीहुड और टूरिज्म, इको टूरिज्म सब इसी में आता है। फिर नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया है, ठीक है। फिर नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है। और लास्ट हमारा नेशनल मिशन फॉर स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज है, ठीक है। तो ये सारे हमारे 8 मिशन है किसके अंदर, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज पे, ठीक है। तो अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। आई थिंक वी आर डन विद द क्वेश्चन, ठीक है। और आगे और भी आते रहेंगे, ठीक है। अगर आपको सही लगा तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड कमेंट। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट में। थैंक यू।